आज हम कार्ल मार्क्स की पद्धति और कार्यक्रम का अध्ययन करेंगे। मार्क्स ने अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद का आगमन निश्चित है। उनका विश्वास है कि इतिहास की शक्तियाँ साम्यवाद के पक्ष में हैं और पूंजीवादी समाज जैसे ही परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगा वैसे ही उसका पतन अनिवार्य हो जाएगा। किंतु मार्क्स नियतवादी नहीं है और उसका मानना है कि उसके आधार पर साम्यवाद की प्रतीक्षा में चुपचाप नहीं बैठ जाना चाहिए, उसके लिए सक्रिय प्रयत्न किया जाना चाहिए। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तनों की पूंजी है और पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा निरंतर शोषित होते रहने से श्रमिक वर्ग में क्रांतिकारी भावनाएं आ जाती है। अतः पूंजीवाद का अंत कर साम्यवाद की स्थापना करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी इसी वर्ग पे है और वही समाजवादी क्रांति का नेतृत्व करेगा। परिवर्तन की पद्धति के संबंध में मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद की स्थापना शांतिपूर्ण तरीके से नहीं की जा सकती। पूंजीपति वर्ग कभी भी अपनी इच्छा से संपत्ति उत्पादन के साधनों पर से स्वामित्व छोड़ना नहीं चाहेगा। इन साधनों पर उसका अधिकार समाप्त करने के लिए बल और शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स और एंजिल्स लिखते हैं कि साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्य को छिपाने से घृणा है। वे खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बलपूर्वक उन्मूलन करके ही की जा सकती है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति से कांपता है तो उसे कांपने दो। श्रमिकों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए और कुछ नहीं है और जीतने के लिए सारा विश्व पड़ा है। मार्क्स और एंजिल्स का कहना था कि क्रांति के लिए श्रमिक वर्ग को एक लंबी तैयारी करनी होगी। उसके द्वारा अपने आप को एक वर्ग के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उसके द्वारा श्रमिक संघों के निर्माण में सक्रिय योग दिया गया था। 1848 का प्रसिद्ध साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट लीग के नाम की पार्टी का घोषणा पत्र था। 1864 में उनके प्रयत्नों से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ इंटरनेशनल जो एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। श्रमिक वर्ग के द्वारा चेतना जागृत कर और विशाल संगठनों की स्थापना कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चलाया जाना चाहिए। उनके द्वारा वेतन वृद्धि, काम के घंटों में कमी, काम की परिस्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया जाना चाहिए। इन आंदोलनों से श्रमिक वर्ग को कुछ सुविधाएं तो प्राप्त होगी ही, किंतु इन आंदोलनों का महत्व सुविधाएं प्राप्त करने की दृष्टि से ही नहीं, वरन दृष्टि से है कि इन आंदोलनों के द्वारा श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध अंतिम संघर्ष के लिए तैयार करने का कार्य किया जाता है। श्रमिक क्रांति की सफलता के लिए मार्क्स का विश्वास है, निर्देश है कि प्रत्येक देश में श्रमिकों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को संघर्ष में अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मार्क्स का ये विचार उसकी व्यावहारिकता का परिचय देता है। मार्क्स की कुछ रचनाओं में ये स्पष्ट संकेत है कि व्यवहार अवस्था में क्रांति और बल प्रयोग को आवश्यक नहीं मानता था। अपने बाद के जीवन में वह सोचने लगा था कि शक्ति प्रयोग के बिना भी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी 1872 में कार्ल मार्क्स ने कहा था, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि विभिन्न देशों की संस्थाओं, आचार विचार तथा रुचियों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए और हम इस बात से इनकार नहीं करते कि इंग्लैंड और अमेरिका की तरह कि ये ऐसे देश हैं और यदि मैं आपकी व्यवस्था को अच्छी तरह समझता तो मैं हॉलैंड को भी उसमें सम्मिलित कर लेता, जहाँ की श्रमिक शांतिपूर्ण तरीकों से उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु सब देशों में ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार कुछ देशों में उसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीकों से के पूंजीवाद के अंत की आशा की गई, किंतु यह अपवाद स्वरूप है और सामान्यतः उसका विचार यही है कि पूंजीवाद के विनाश हेतु बल प्रयोग और क्रांति जरूरी है। मार्क्स क्या कहते हैं? बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाले प्रत्येक पुराने समाज की दाई है। इस संबंध में आलोचना भी की जाती है कि हिंसा तथा रक्तपात का मार्ग अनुचित है, कि मार्क्स अपने दर्शन में क्रांतिकारी पद्धति पर ही अधिक जोर देता है, जो आलोचक क्या कहते हैं अनुचित है। यदि यह आवश्यक नहीं है कि क्रांति के मार्ग को अपनाने से ही वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जाए। हिंसा को अपनाने का परिणाम बर्बरता भी हो सकता है और बर्बरता के आधार पर हम शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण तथा व्यवस्थित समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। पोपर भी शब्दों में कहते हैं, व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से हिंसात्मक क्रांति की भविष्यवाणी मार्क्सवाद का समझते सबसे अधिक हानिकारक तत्व है। लास्की ने भी आलोचना की है कि पूंजीवाद का साम्यवाद में न होकर ऐसी अराजकता में हो सकता है जिसे साम्यवादी आदर्शों से असंबद्ध को निरंकुशवाद निकले।
मार्क्स की धारणा यह है कि उचित माध्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, किंतु राजनीति को नैतिकता से पृथक करने का विचार स्वयं साम्यवादी व्यवस्था के लिए अत्यधिक अनिष्टकर है। पद्धति की दृष्टि से मार्क्स की विचारधारा निश्चित रूप से दोषपूर्ण है। प्रोफेसर जोर्निट के शब्दों में यह सोचने का पर्याप्त आधार है कि मंद गति से प्राप्त सुधारों की नीति जिसका प्रतिपादन विकासवादी समाजवादियों ने किया है, क्रांति और संघर्ष की विधियों की अपेक्षा अधिक स्थायी फलदायक है, भले ही वे उसमें विस्मयजनक न हो। तो ये हमारे थे फिर मार्क्सवादी के कार्यक्रम भी थे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात पूंजीवाद का अंत कर उसके स्थान पर साम्यवादी समाज यानी वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना के लिए कार्ल मार्क्स द्वारा जो कार्यक्रम अपनाया गया था उसके 3 चरण थे: पूंजीवादी व्यवस्था की विरुद्ध क्रांति, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना और राज्यविहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना।